बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख वड़ाइच। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन तो हुए लेकिन बहुत से सवालात छोड़ गए। पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या सवालात हैं, नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, खदशात क्या हैं, इस वक्त पाकिस्तान की यूथ क्या सोच रही है। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। जनाब हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, और पाकिस्तान की यूथ है आज हमारे सामने। इनके सवालात होंगे और मेरे पैनलिस्ट के जो हैं जवाबात होंगे। क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में और हमारे जो नौजवान नस्ल है वो क्या सोच रही है। तो हम ओपन करते हैं, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कौन सवाल करेगा? तो सबसे पहले चाहूँगा पहले गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं हम, और आज इस ऑडियंस में तादाद भी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है फीमेल्स की। आ रही तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनाहिल है और मैं BS साइंस सेमेस्टर से हूँ। तो सर मेरा तो क्वेश्चन इलेक्शन के हवाले से ये है कि जैसा कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि 14 दिन हो गए इलेक्शन हुआ है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब जो बात ये करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान का जो कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर हम देखते हैं उसमें ये बात हमारी बुक्स में भी वाज़ेह है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज़ वाक़या है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में पॉलिटिकल रिगिंग एक आम चीज़ है। इसमें कहीं ढकी छुपी कोई बात नहीं है। ये पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो पहले इलेक्शन से लेके अभी तक रिगिंग एक आम चीज़ है। सवाल क्या आपका? सर उस चीज़ को हम सेकंड पे छोड़ते हैं और अभी ये जो मुश्तरका हमारी पार्टी है जो बना रही है पीपल पार्टी और साथ में नून लीग, मुश्तरका ये जो अलामिया इनका आया है कि अब हम मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। तो सर कहना ये चाह रहे हैं कि जो जीत के मेजॉरिटी सीट्स लेके इस टाइम पार्टी आगे है उसको पीछे करके माइनॉरिटीज़ को आगे क्यों लाया जा रहा है, जबकि ये जानते हैं हम लोग कि वो लोग पाकिस्तान की पसंदीदा इस टाइम पार्टीज नहीं है, तो फिर क्यों उन्हें हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। तो हबीब अकरम साहब जो हैं इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, सर्विस भी करते हैं, ये सवाल भी आपसे है। वो कह रहे हैं कि जो लोग हुकूमत बना रहे हैं क्या इन लोगों को वोट मिले हैं और इनको क्यों लाया जा रहा है आगे? देखिए ये एक मुश्किल सवाल इसलिए है कि इस वक्त इसका जवाब देना मुश्किल है, वरना इसका जवाब ज़ाहिर व बाहिर है। हम सबको पता है, हर वोटर को पता है कि सूरत हाल क्या है। मैं पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में से हूँ जिनका ओढ़ना बिछोना इलेक्शन है, और मैंने इस इलेक्शन से पहले 35,000 लोगों से पाकिस्तान के 100 हलकों में जाके मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि वो क्या सोच रहे हैं। तो मुझे दो बातें समझ में आई। एक तो ये है कि हमारे लोगों में एहसास ज़िया बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है, और ये बड़ी अच्छी बात है। जब एहसास ज़िया पैदा हो जाए तो इसका मतलब है कि आप मुस्तक़बिल की नक्शागरी की तरफ तवज्जो देते हैं और आप सोचते हैं कि आगे बढ़ा जाए। और आगे बढ़ने के लिए जिन जमातों पे कोई भरोसा किसी को नहीं है वो जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत बना रही हैं। ठीक, यानी इस वक्त जो हुकूमत बनाई जा रही है वो दरअसल अवाम की ख्वाहिशों की और उनकी उमंगों की तर्जुमान नहीं है, बल्कि मैंडेट की टूटी हुई किरचियों से एक बर्तन बनाया जा रहा है जिसमें अवाम की राय का और रियासत की ताकत का पानी, और ये ना बर्तन ज़्यादा देर चलेगा ना पानी इसमें ठहरेगा। ये एक कार फजूल है जो मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में ये बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह सब कुछ बिखर जाएगा। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। ऑडियंस में ये बॉयज़ की तरफ जो माइक है, अच्छा जी उधर पीछे माइक दें जी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीब अकरम साहब मेरे शहर डीजी खान से भी सर्वे करके गए थे, मैंने ये देखा, लेकिन जो भी अवामी नुमाइंदे वहां पर जीते हैं उनको असल में जितवाया ही नहीं गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जब हमने जिनको वोट दिया, अब जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं वो तो सरासर यही कहेंगे कि आपने तो हमें वोट नहीं दिया, हम आपका काम कैसे करें। हम जिसके पास भी जाएंगे उनके पास एक ही जवाब होगा, आपने तो हमें नहीं जितवाया। इस बारे में क्या कहेंगे? यूथ इस बारे में बहुत परेशान है। जिनके पास जाएंगे वो कहेंगे आपने हमें वोट नहीं दिया, तो काम कैसे होंगे लोगों के? देखिए एक तो ये बात समझ लीजिए कि पहले कौन से काम हो रहे थे जो अब नहीं होंगे। अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब अवामी और हकीकी अवामी नुमाइंदगी किसी के लिए खौफ का बाइस है, और वो किसके लिए खौफ का बाइस है? वो उन लोगों के लिए खौफ का बाइस है जिनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और उनका बिजनेस दरअसल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट ही एक्चुअली सियासत कर रहे हैं, और सियासत करते हुए तमाम बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
वो एक ही यानी यूँ समझिए कि वो एक ही बड़ी सियासी हकीकत के छोटी छोटी शाखें हैं, तो लिहाजा हमें उनके दरमियान फ़र्क करते हुए मुश्किल नज़र आती है। अब दूसरी तरफ एक नई पॉलिटिकल रियलिटी है। अब पता नहीं आपका प्रोग्राम इजाज़त देता है या नहीं देता, और ये भी मुझे इल्म नहीं है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, मैं चूँकि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं हूँ, कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में आज़ादी फ़िक्र यहाँ तक है कि नहीं कि मैं इमरान खान का नाम ले लूँ या ना लूँ। ले लें या ना लें? अब बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी इमरान खान। अब ये जो हुकूमतें जो कुछ भी वजूद में आ रही हैं, ये बुनियादी तौर पर आप जहन में रखिए कि इनके दुनिया में जहाँ भी हुकूमतें बनती हैं वो दरअसल किसी एक मंशूर, और अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो कई मंशूरों में से चंद मुश्तरका निकात लेकर उनको आगे बढ़ाने के लिए बनती है। हमें ये तो पता है यहाँ पे कि जनाब क़िबला व काबा आसिफ अली ज़रदारी साहब ओहदा सदारत पे मुतमक्किन होंगे। हमें ये भी इल्म है कि क़िबला व काबा जनाब शहबाज शरीफ साहब हमारी वजारत उज़्मा की कुर्सी पर तशरीफ़ रखेंगे। हमें ये भी पता है कि जो सेनेट का ऐवान बाला की कुर्सी है उसको गर्म कौन करेगा, और हमें ये भी पता है कि कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे कौन बैठेगा। हमें ये नहीं पता कि इन तीनों जमातों ने, MQM, पीपल्स पार्टी और PMLN ने जो मंशूर दिया था उनमें से अपने अपने मंशूर से कौन कौन सा नुक्ता ऐसा है जिस पे मुत्तफिक हुए हैं। और अब आपको जो इसमें नुक्ता नहीं है, मैं चूँकि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ और मुजम्मिल और वर्दी साहब भी हैं, कि ये जो एक नुक्ता जिस पे ये मुत्तफिक है वो ये है कि वो जो कैदी है जिसने जेल में बैठ के इनको सलाखों में कैद कर दिया है उसको बाहर नहीं आने देना। ये आज़ाद समझ रहे हैं, ये लोग खुद को समझ रहे हैं कि ये आज़ाद है। अगर जेल की सलाखों के पीछे जाके कोई ज़मीर का कैदी जेल के अंदर से बाहर देखता है तो वो उन्हें ये कैद नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं मुजम्मिल सोरवदी साहब आपसे चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो यूथ है उनके खदशात हैं, इलेक्शन के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये जो सियासत है इसमें दो ही रास्ते हैं। एक तो रास्ता है इस्लाहात का जो बतदरीज आती हैं, बेहतरी या तनज़ली जिसे हम देखते हैं, और ये तकाबली जायज़े का जिसे कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल कहते हैं कि हम पहले से बेहतर हैं या पहले से बुरे हैं। दूसरा इनकलाब का रास्ता है, और दूसरा रास्ता है कि लोग जमहूरी इनकलाब भी लाते हैं और लोग आमरीत का इनकलाब भी लाते हैं। तो ये जो इलेक्शन है ये कोई इनकलाब का रास्ता तो नहीं। पहली बात, वोट की पर्ची से इस्लाहात तो आती हैं, बेहतरी आती है, इनकलाब नहीं आ सकती। मुझे ये लगता है कि मुझे इनकलाब का रास्ता उससे बतदरी। ये ज़रूर है कि जब हम पंजाब में बैठते हैं, जब हम अर्बन एरियाज़ में बैठते हैं, तो हबीब अकरम साहब जिस कैदी की बात करते हैं उसकी बहुत पॉपुलैरिटी नज़र आती है। आज भी नौजवान मुझे उसके मदाहीन में नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा पाकिस्तान तो नहीं है। मुझे तो बलूचिस्तान को भी देखना है, मुझे तो अंदरून सिंध भी उसकी पॉपुलैरिटी को देखना है, मुझे तो और भी पाकिस्तान में ऐसी जगहों पर देखना है कि वहाँ से उसकी क्या रिस्पॉन्स है। उसके बाद ही मैं पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अपने सामने रखूँगा। तो आपको ये लगता है कि जो सामने नज़र आ रहा है ये ऐसा नहीं और है? अगर मैं तकाबली जायजे की बात करूँगा जिसकी बात है, तो फिर मैं 2013, 2008, लेकिन 2002 से इंतखाबात मुसलसल हो रहे हैं, तो फिर मैं इन 5 इंतखाबात का आपस में तकाबली जायज़ा कर लूँगा कि 8 को देख लूँगा, 13 को देख लूँगा, 18 को देख लूँगा और 24 को देख लूँगा। तो मुझे तो हर इंतखाब में कैदी भी नज़र आता है, हर इंतखाब में इंतखाबी निशान छीनना भी नज़र आता है। कभी सेनेट में छीन लिया जाता है, कभी कौमी असम्बली में छीन लिया जाता है। मुझे 2018 में भी एक कैदी नज़र आ रहा था जिसको लोग वोट डाल रहे थे, जिसके लिए RTS बिठा दिया गया था। तब RTS 66 घंटे के लिए बिठाया गया था, आज EMS 36 घंटे के लिए बिठाया गया है। तो फिर मुझे ऐसा कुछ नया नज़र नहीं आ रहा जो पहली दफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि हाँ ये भी हो गया है। आप कह रहे हैं कि सारे इंतखाबात जो पिछले मुझे तो 2013 के इंतखाबात के नतीजे में 129 दिन का धरना भी नज़र आया।
फिर उस पर जुडिशल कमीशन भी नज़र आया। एक सियासी जमात ने लिख कर दिया कि इस जुडिशल कमीशन की जो भी फाइंडिंग होगी अगर मेरे खिलाफ आई तो मैं माफ़ी मांगूंगा, फिर उसने नहीं मांगी। तो मेरे ख्याल में इंतशार की सियासत को डिस्करेज करने की जरूरत है। राही फिदाई है एक शेर, मैं शेर आपका सुनता हूँ, आपके शेर ही के तो हम बहुत मदाह हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, बात मुकम्मल कर लेंगे। जी करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जिस नहज पे पाकिस्तान खड़ा है यहाँ मज़ीद इंतशार की गुंजाइश नहीं, जिस नहज पे खड़ा है यहाँ मज़ीद डिप्रेशन की गुंजाइश नहीं। यहाँ से तो निकलने का रास्ता तैयार करना है। मेरी एक बेटी ने, छोटी बहन ने यहाँ सवाल किया कि जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें थी उसे हुकूमत क्यों नहीं बनाने दी जा रही। मेरा तो सवाल है जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें थी वो हुकूमत बना क्यों नहीं रहा, सबसे ज्यादा जिसकी सीटें हैं वो हुकूमत बना क्यों नहीं रहा, वो हुकूमत बनाने से भाग क्यों रहा है। उसकी 92 सीटें हैं, उसको चाहिए किसी को साथ मिला के हुकूमत बनाए। एक पार्टी उसकी मिन्नतें कर रही थी कि मेरे साथ बैठ के हुकूमत बना लो, पीपल्स पार्टी। उसने कहा मैं दोनों बड़ी सियासी जमातों के साथ बात नहीं करूंगा। उसका फैसला था कि मैंने हुकूमत नहीं बनानी। वो इस बहरान में शायद पाकिस्तान की क़यादत नहीं करना चाहते, या वो समझता है कि जब तक मैं नहीं हूँ किसी और को मौका क्यों दिया जाए, मैं जेल से बैठ के किसी और को वज़ीर आज़म क्यों बनवा दूँ। उससे बेहतर है मैं जब तक जेल में हूँ किसी को मौका ना दिया जाए। क्योंकि सबसे बेहतरीन चांस था, एक जमात उसको रोज़ अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से मैसेज भेज रही थी कि हम आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो पूरी इलेक्शन कैंपेन में कहते रहे मैं उनके साथ चलना चाहता हूँ। ये तो ज़बरदस्ती की शादी है नून और पीपल्स पार्टी की। असल शादी तो बिलावल तहरीक इंसाफ के साथ करना चाहते थे। अब चूँकि वो एक हम 2013 से एक पैगाम देख रहे हैं कि मैं किसी से ना हाथ मिलाऊंगा ना बात करूंगा, ऐसे नहीं पाकिस्तान चल सकता। ठीक है, मुजम्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया। हबीब साहब, राही फिदाई साहब एक शायर है, उनका एक शेर है, मुझे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब की गुफ्तगू सुन के याद आ गया। बराए नाम ही सही बाएहतियात कीजिए, बराए नाम ही सही बाएहतियात कीजिए, किस्ब व इफ्तरा में सदाकतें खल्त मल्त। बात यह है कि अभी जो कुछ आपने जिस तरह चेरी पिकिंग की है तारीख़ की, कि तारीख़ से आपने अपनी मन मर्जी के नताइज अखज़ किए हैं, मेरा ख्याल ये है कि हमें तज्जिया करते हुए इस कोशिश से तो थोड़ा सा हमें इस सवाल कोई का जवाब बात तो दे दें। मैंने अच्छा, हकीकत मैं आपको के अर्ज़ कर- बरक्स की है। मैं अर्ज़ करता मैं हबीब अकरम साहब की अदालत में पेश हूँ कि कोई बात मैंने हकीकत से बरक्स की है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख की हकीकत नहीं है, तो मैं जवाबदेह हूँ इस जवाबदेह में। आप अवाम की लेकिन राय अगर में- वो तारीख की वो हकीकत हबीब अकरम साहब को पसंद नहीं है और वो उसे चेरी पिकिंग कहते हैं, तो वो उनकी जाती राय है। नहीं, मुझे तो हबीब इकबाल का वो शेर भी मैं याद है जी। कि थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। नस्ल को अगर इस तरह इंतशार की तरफ लेके जाना है तो मैं उसका हामी हूँ। पाकिस्तान की यूथ सवालात पूछ रही है और इनके सवालात अच्छे भी हैं मगर खतरनाक भी हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये क्या सोच रहे हैं। वेलकम बैक। हबीब साहब, ये एक सवाल है, ये यूथ का भी सवाल होगा। सवाल चलो उन्होंने कर लिया, मुजम्मिल साहब भी यूथ में ही है। नहीं क्या- मैं बूढ़ा आदमी हूँ जी, मैं बूढ़ा आदमी पाकिस्तान हूँ। तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान हुकूमत क्यों नहीं बना रहे, ये सवाल तो है एक कि पहले तो मैं अर्ज कर लूँ, वो जो चेरी पिकिंग की मैं बात कर रहा था, यानी आपने मुजम्मिल साहब बहुत ही मोहब्बत से और बड़े रसान से आपने सेनेट में इंतखाबी निशान का वापस लिया जाना और आम इंतखाबात में वापस लिया जाना, आपने उसको कितना कंफर्टेबली बराबर कर दिया। बराबर है, यानी क्या अब आपने कमाल ही कर दिया है। एक हाउस ऑफ एक- सेनेट है, एक सेनेट एक में- ऐवान बाला है, एक ऐवान सेनेट ज़री में- है। सेनेट में इंतखाबी निशान होता ही नहीं है हजरत। क्यों नहीं? छह लोग अपने सेनेट पार्टी में टिकट पे इंतखाबी इलेक्शन निशान नहीं होता। पार्टी टिकट पे इंतखाबी निशान जो है वो आम इंतखाबात में होता है। सदर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में बराह रास्त नाम लिखा जाता है। तो नहीं। यहाँ पर आपने एक पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया है। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है। दूसरी बात यह है कि आप हुकूमत क्यों नहीं बनाते, ये बिल्कुल बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अच्छा जी, आप ज़रा ये देखिए कि 91 या 92 नशिस्तें हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 75 नशिस्तें हैं जो आखिर तक मैंने देखी। उसमें बाद में अगर कुछ लोग शामिल हो जाए तो वो एक अलग मामला है। और कोई
53 नशिस्तें शायद 54 नशिस्तें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये 266 का टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, 266 जनरल सीट्स हैं कौमी असम्बली की जिनके ऊपर इलेक्शन होता है। इस दफ़ा 265 पर हुआ है, एक सीट पे इलेक्शन मुलतवी हो गया। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आपने रिकंसाइल किन चीज़ों में करना है। अच्छा, अगर तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, साफ सुथरा इलेक्शन होता, उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 92 नशिस्तें होती, 91 या 92 जैसे अब है, 91 या 92 होती फ्री एंड फेयर की सूरत। फ्री एंड फेयर अगर होता, इस इलेक्शन पर सबको भरोसा होता, तो उस इलेक्शन में फ्री एंड फेयर होने के नतीजे में नॉर्मल हालात में बल्ले का निशान होता, इमरान खान साहब अपनी कैंपेन कर रहे होते, सारे उसी तरह रिजल्ट कहीं ना रुकते, सबको पता होता कि हाँ जी, और पहले भी कुछ गैस वर्क हो रहा होता कि हाँ जी 91-92 नशिस्तें इनकी होंगी, 80 के करीब जो है PMLN की होंगी, 53-54 जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होंगी। तो ये बिल्कुल काबिल कबूल सूरत हाल थी कि जिसमें PTI से ये तवक्को की जाती कि वो अपना वज़ीर आज़म लेके आए और किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करें। लेकिन अब हमारे सामने सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 91 नशिस्तें हैं, इस बात को पहले तो मानो, और जो अगली पार्टी है वो कह रही है मेरी 91 नहीं है, मेरी 160 है। ये जो 70 वाला है इसके अंदर 50 मेरी है, ये जो 14 व 17 वाला है इसके पास सारी की सारी मेरी है, ये जो 54 वाला है इसमें से 5 मेरी है। अब बात यह है कि आप किस चीज के दरमियान रिकंसाइल करना चाहते हैं? यानी पहले आप ये मनवा, ये सादा बात नहीं है, ये बड़ी सादगी से कह दिया जाता है आपकी 91 नशिस्तें हैं, आप मान लें। अच्छा जी, आप इस मिसाल को जरा मैं वाजे कर देता हूँ, एक मिसाल से जरा वाजे कर देता हूँ। मैंने आपकी जेब से 1 लाख रुपए चुरा लिया और वापस आपकी जेब में 10,000 रुपए डाल दिया। अब आपको मुजम्मिल साहब का कहना यह है कि अब आप और मैं रिकंसाइल कर लें। वो रिकंसाइल कैसे करें कि मैं 90,000 सामने रखूं, आप 10,000 सामने रखें, फिर इसको आधा आधा कर लें। आप ये बताएं नुकसान किसका? मतलब आप कोई मंतक मैं जवाब कहीं मोहम्मद साहब, देखें, मोहम्मद साहब आपका पॉइंट लेना है, फिर मैंने यूथ के पास जाना है। बिल्कुल आप देखें, अगर 91 सीटें काबिल कबूल नहीं हैं तो आपने उमर अयूब को वजीर आजम का उम्मीदवार क्यों नाम दिया? 180 की उम्मीद पे नहीं 180 तो है साहब से नहीं। पूछ लेते हैं, सर्वे के मुताबिक आप क्या समझते हैं PTI की सीट्स कितनी है एक्चुअल? आपको पता है? अच्छा, इस बात की एक गवाही आप देंगे? मैं बिल्कुल दूंगा। मैंने ये नंबर जो मैं बताने जा ये जो नंबर मैं बताने जा रहा हूँ वो मैंने कब बताया? 1-1.5 माह पहले तकरीबन। नंबर बताएं जरा जी। इनको इन्होंने मुझसे पूछा, मैं कहीं सफ़र कर रहा था तो फ़ारूक साहब ने मुझे कॉल की, ये भी कुछ सर्वेस कर रहे थे और मैं भी कर रहा था, तो मैं लाहौर से बाहर था, तो इन्होंने कहा कि क्या सूरत हाल है, मैं उस वक्त साउथ पंजाब में जा रहा था। मैंने इन्हें कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी को नशिस्त मिल जाए तो मुझे हैरत होगी। मैंने इन्हें ये बताया कि पंजाब में पिछली बार मुस्लिम लीग नून की जितनी भी नशिस्तें थी उनको आधा कर लें, और वो आधा करके तकरीबन 30 बनती। और मैंने आपको एक और नंबर भी बताया था कि इन्होंने कहा था कि 100% फ्री एंड फेयर की सूरत में, तो मैंने उनको वो नंबर बताया था। अब मैं वो नंबर बता दें, नंबर बताएं। क्योंकि वो नंबर पॉलिटिकल लोग ज्यादा ले रहे हैं, इस वजह से वो मैं नंबर, लेकिन आप बोलें वो नंबर लें। 20 से कम मैंने एक नंबर बताया था, 100। और मैंने जो मुस्लिम लीग जो PTI की सीटें थी वो मैंने इन्हें बताई थी 160 जी, 100 टू बी एग्जैक्ट 162। उसके बाद मैं कराची गया। कराची में जब मैंने पूरा सर्वे मुकम्मल किया तो उसके बाद मैंने इन नशिस्तों को दोबारा एक एक नशिस्त करके दोबारा देखा, और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो फिर हमने आपस में इलेक्शन से शायद 2 दिन पहले हमने आपस में फिर शेयर किए। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं पूरे धड़ल्ले से ये कहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वे किया जो 46% गलत निकला। 46% गलत? 46% गलत। आज तक दुनिया का कोई सर्वे गलत ही निकला। वो गलती क्या थी वो बताएं। लेकिन मेरा सर्वे, हैरत की बात यह है कि फॉर्म 45 के मुताबिक 100% ठीक है, फॉर्म 47 के मुताबिक 46% गलत। अच्छा, लड़कों में से
ये बताएं पहले कि सारे पंजाब के हैं, जो पंजाब के हैं वो हाथ खड़ा करें पहले। ठीक है, कोई सिंध का है हमारे पास? सिंध का, वो पीछे एक आता है। कोई बलोचिस्तान का है हमारे पास? बलोचिस्तान का, तो माइक बलोचिस्तान वाले के पास ले जाएं, जरा हम जरा देखें कि बलोचिस्तान क्या सोच रहा है। इसका मतलब पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है यहाँ पे। क्या नाम है आपका, कहाँ से है, कौन सा इलाका है, जरा बताइएगा, हम ऑडियंस में जा रहे हैं। जी सर, मैं बलूचिस्तान जिला अरनाई तहसील शारक से बात कर रहा हूँ सर। आपका सवाल इलेक्शंस के हवाले से आप क्या देख रहे थे? बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक हुआ है? नहीं सर, ठीक तो नहीं हुआ, रैगिंग तो हर जगह ही हो रही थी सर। बलूचिस्तान में भी हुआ है सर, जो हमारे इलाके में था पीटीआई का सदाम तरीन, शायद आप लोगों को पता हो सर, वो इस्लामाबाद भी आया, सारों से मिला था सर। तो थोड़ा सा करीब कीजिए इसे। तो आई रैंक से जीत रहा आपके मुताबिक बलूचिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए? नहीं सर, नहीं हुए सर। नहीं। ठीक, जो सवाल पूछना चाह रहे थे आगे नेक्स्ट दे दें इनको। जी अच्छा, आपने बताना है कि आप मुखातिब किसे कर रहे हैं, इनको दें। सवाल किससे आपका, आपका नाम क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जरा बताएं और थोड़ा करीब कीजिए प्लीज। सर मेरा नाम अब्बास अली है और मैं बिजनेस एजुकेशन की डिग्री कर रहा हूँ इधर पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरा सवाल सर, अभी इन्होंने बात की थी कि कैदी नंबर 804 के जो वो बिलावल साहब खुद उनसे कह रहे हैं कि हमसे मिले और हुकूमत में आए, जबकि कैदी नंबर 804 का पहला बयान ये था कि मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाता। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि ये तो वही बात होगी कि मेरे घर में चोरी की जाए और मैं चोर मुझ पे केस करे और मैं चोर से जाकर माफी मांगू। साहब मेरी जान छोड़ो और मुझे जिंदा रहने दो। सवाल क्या आपका? सवाल मेरा सर ये है कि मैंने अपनी एज में नहीं देखा 1971 में क्या हुआ था। ठीक है, अभी मेरी एज हुई है 21 और मैंने ये इलेक्शन देखे हैं, मैंने कंपेन भी की है सोशल मीडिया पर और कैदी नंबर 804 की है। ठीक है, उसके बाद जब ये इलेक्शन हुए हैं और सीटें थी कैदी नंबर 804 की सबसे ज़्यादा, और इस बात के प्रूफ भी है मेरे पास। हमें बे फार्म के अलावा किसी फार्म का पता ही नहीं होता था और फार्म 45, फार्म 47 का पता हमें कैदी नंबर 804 ने बताया। और उसके बाद सर मेरा सवाल ये है कि 1971 में इलेक्शन ऐसे ही हुए थे और हमें पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। अब मुझे लग रहा है कि ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं, क्या हमारा पाकिस्तान फिर से तोड़ा जाएगा? अच्छा, मुजम्मिल साहब से मैं जवाब चाहता हूँ, अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन हो, लेकिन आप क्या? अल्लाह, पहली बात तो उन्होंने की कि कैदी नंबर 804 का बयानिया है कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो वो कैसे हाथ मिला सकते हैं? ठीक बात है, लेकिन कैदी नंबर 804 जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, उसने उसको पंजाब का वज़ीर आला बनाया अपनी हुकूमत बनाने के लिए। कैदी नंबर 804 जिसको चपरासी नहीं रखता था, उसको वज़ीर दाखिला बनाया। पंजाब की सबसे बड़ी सियासी ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री कैदी नंबर 804 ने 2016, 17, 18 में लगाई, जिसका नैब का एक नोटिस जाता था, 7 पीटीआई का पटका जाता था। आपने या नैब का नोटिस वसूल करना है या पीटीआई का पटका वसूल करना है। तो मुझे आप ज़रूर उसके लोगों को चोर कहें, डाकू कहें, आपको खुली आज़ादी है। पाकिस्तान में इस बात की खुली आज़ादी होनी चाहिए कि आप जिसको चाहें चोर कहें, जिसको चाहे जो कहें, लेकिन मेरे ख्याल में कोई कानून भी होना चाहिए, कोई हद के इज्जत का कानून भी होना चाहिए। आप किसको चोर कह सकते हैं, उस पर चोरी के इल्ज़ामात आपको साबित भी करने चाहिए। और ये नहीं है कि चोर आपके पास आ जाए तो फिर वो साध हो जाएगा और फिर जब चोर आपसे चला जाए तो वापस चोर हो जाएगा। फिर ये तफरीक इस नौजवान नस्ल को बहुत वाज़ेह करनी होगी कि वो उसकी जमात में भी चला जाएगा तो चोर ही रह जाएगा, और अगर वो उसकी जमात से निकल जाएगा तो भी चोर ही रह जाएगा। और अगर उसको एक दफ़ा पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया है तो फिर वो उस जमात का सदर कैसे हो सकता है? तो ये सब सवाल पाकिस्तान की कौम के सामने मौजूद होने चाहिए और सबको आज़ाद उसके ऊपर फैसला करने की आज़ादी है। मेरी तो राय ये है कि अगर कैदी नंबर 804 खुद वज़ीर आज़म बन रहा होता तो वो इन चोरों के वोट ले लेता, क्योंकि वो सबसे बड़ा जो इस मुल्क में बदमाश है, MQM को कहता था, लंदन तक उसके खिलाफ मुकदमे लड़ने गया और फिर उसने उसके वोट लिए, उसने बाकी हर एक के उस वोट भी लिए वज़ीर आज़म बनने के लिए 2018 में, जिनको वो बुरा भला कहता था।
सवाल सिर्फ इतना है कि उसकी अपनी ज़ात नहीं थी, लिहाजा आपको ऐसा बयानिया दिया गया है जिससे आप खेल रहे हैं। अच्छा, मैं ऑडियंस की तरफ वैसे इसमें एक वजाहत ज़रूरी है जी, ये 2018 में इस तरह का जो भी सामान पीटीआई में आया था वो सारा वापस लिया जा चुका है। वो पीटीआई ने उससे 4 साल हुकूमत की, पीटीआई ने उससे 4 साल हुकूमत की, उसने वजारत उसमें एंजॉय की और पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की उस सारे गन के साथ, और वो उस गन से बरी जिम्मा नहीं हो सकता कि मेरे से चला गया है, उसी की वजह से इक़्तिदार में आया था। या तो वो कहता मैं गन के सिर पे इक़्तिदार में नहीं आऊँगा, गन कबूल करके इक़्तिदार में आया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि एक इलेक्शन तो हुआ है 8 फरवरी 2024 को, तो सवाल भी लेता हूँ अभी। तो ऑडियंस पे जो हमारा अगर कैमरा मौजूद है जो पूरी ऑडियंस को दिखा सकता है, मैं एक छोटा सा इलेक्शन, एक छोटा सा पोल यहीं पे करवाना चाहता हूँ। 2-4 सवालात हैं और आपने सिर्फ हाथ खड़ा करके ये पोल में हिस्सा लेना है। तो अगर मेरी कैमरामैन जो टीम है वो पूरी ऑडियंस को कैप्चर कर सके, तो पहला मेरा सवाल ये है आप सबसे, आपने हाथ खड़े करके अपनी राय का बताना है, क्या 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन आपकी नज़र में फ्री एंड फेयर थे या नहीं? जो समझते हैं कि नहीं थे वो हाथ खड़ा करें। इलेक्शन का बड़ा वाज़ेह रिजल्ट सामने आ रहा है। अच्छा, जो समझते हैं कि फ्री एंड फेयर थे ये वाले रिजल्ट वो हाथ खड़ा करें। एक हाथ पीछे आया, 2, 3, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को भी शामिल तीन हाथ, मुजम्मिल साहब का तो है हाथ, ठीक है। 3 हाथ आ गई, 4, 5, 6, 4 7 बजे तक ठीक है। अच्छा चलें, अगला पोल करते हैं। इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत ना बनाकर अच्छा फैसला किया है, ठीक है। सवाल ये कि हुकूमत बनानी चाहिए थी, जो चाहते हैं कि हुकूमत को पीपल्स पार्टी के साथ चाहे मिल के बना लेते, बनानी चाहिए थी, वो हाथ खड़ा करें इमरान खान। इसका मतलब कि आप सब उन्हें अडयाला जेल में ही देखना चाहते हैं, हुकूमत में नहीं देखना चाहते। कौन लोग चाहते हैं कि कैदी नंबर 804 रिहा हो जाए? ठीक है, सवालात की तरफ जाएंगे हम। अब लड़की का सवाल लेंगे, कौन सी लड़की सवाल करना चाह रही है, फिर दरमियान में हम ये पोल करवाते रहेंगे। फर्रुख, मुझे आपसे हमदर्दी का एहसास हो रहा है कि हो सकता है ये पोल चलाने के बाद ना आपकी नौकरी रहे ना मेरी रहे। शाम 7 बजे जवाब दो, एक न्यूज़ पर आप सब देखेंगे और इसी तरह हम आपकी राय चलाएंगे। और मैं हबीब अकरम साहब को बताना चाहता हूँ कि ये 2018 नहीं है कि इंतखाबात की रात 10 बजे से ही लोग ऑफ एयर होने शुरू हो गए थे, RTS बैठने पर बात करनी बंद कर दी गई थी। ये 2024 है, हम 7 दिन से कह रहे हैं कि EMS बैठा है, रिजल्ट लेट हुए हैं। अब सब हबीब अकरम साहब ऑन एयर हैं। 2018 में बहुत सारे ऐसे दोस्त जो उस वक्त बात कर रहे थे वो रात को ही ऑफ एयर हो गए थे। ये फर्क बहुत वाजे रखना पड़ेगा 2018 और 24। जी, हम गर्ल्स की तरफ जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका, और जरा माइक करीब रखिएगा। सर, मेरा नाम सदफ है और मेरा सवाल सर मुजम्मिल सहरवर्दी साहब से है। सर, एक स्टेट की फॉर्मेशन उसकी पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट से होती है। अब जो इलेक्शन का रिजल्ट आपने देखा है और हम सब ने देखा है, यहाँ पे हमारे जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई है, वायलेशन ऑफ पॉलिटिकल राइट। अब इस पे जिन लोगों ने ज़्यादा वोट दिए उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तीनों की वायलेशन हुई है। फिर यहाँ पे राइट टू वोट की वायलेशन हुई है। आपके ख्याल में जो आवाम के ग्रीवेंसीज हैं इनको कौन एड्रेस करेगा? जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा, उसके बाद आपको लगता है कि ये जो अब सेटअप सारा बन रहा है आवाम की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट, क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को एज अ सवरन स्टेट और उसकी सारी सिचुएशन, बहुत शुक्रिया, क्या है पाकिस्तान का रोल इसमें? बच्ची पूछ रही है कि क्या ये हुकूमत संभाल लेगी पाकिस्तान को, जो खदशात हैं, जो मामला चल रहे हैं। जी, अगर मुल्क के अंदर इंतशार नहीं होगा, मुल्क के अंदर इंतशार नहीं होगा, और मुझे बहुत पॉजिटिव बात लगी है कि सब सियासी जमातें असेंबली में जाके बैठ रही हैं और असेंबलियों के बाइकाट का जो ज़माना था उस सियासी जमात ने भी सबक सीखा है कि असेंबली के बाइकाट, असेंबलियाँ तोड़ने का नुकसान होता है
और इस नुकसान से बचने के लिए वो असेंबली में जाके बैठ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो वक्त ने उन्हें सिखाई है कि असेंबली और पार्लियामान की बड़ी अहमियत है। पहली बात तो मुझे ये लग रही है कि सब पार्लियामान में जा रहे हैं। दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि राइट ऑफ वोट, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, और दूसरा उन्होंने बात की कि जी इस हवाले से मैं ज़रूर समझता हूँ ये बात कि जो मौजूदा इंतखाबात हैं वो बिल्कुल आज़ादाना माहौल में नहीं हुए। ठीक है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि सियासी जमातों का ये काम है कि उन्होंने राय आमा हमवार करनी है। सियासी जमात और अस्करी जमात में फ़र्क समझें। सियासी जमात जमहूर में राय आमा हमवार करके अपनी बात दलील से मनवाती है। अस्करी जमात बंदूक से, हथियार से, तशद्दुद से अपनी बात मनवाती है। हमारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी पॉल्यूट तब हुई जब उसमें तशद्दुद और अस्करियत आ गई, और हमने अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स अपने हाथ से खो दी क्योंकि हम उसमें वायलेंस और अस्करियत ले आए, तशद्दुद ले आए। अगर वो भी इलेक्शंस और जमहूर और वोट के ताबे रहती, लिहाजा मैं नहीं समझता किसी भी स्टेज पर, इस मुल्क में आमरीत भी रही है 10-10 साल, लोगों को कोड़े भी लगे हैं सड़कों पर नंगा करके आमरीत में, लेकिन हम सियासी जमातों ने कभी अस्करी इदारों पर जाकर हमला नहीं किया। ये सियासी जमातों का काम नहीं है। मैं समझता हूँ उन्हें राय अम्मा हमवार करनी है। बेनज़ीर लाहौर आई थी, लाखों लोग थे, वो कंटोनमेंट की तरफ नहीं चली गई थी, वो मोची दरवाजे की तरफ गई थी क्योंकि रास्ता वही है। अगर किसी ने कंटोनमेंट जाने का रास्ता, GHQ पे हमला करने का रास्ता अपनाया है, वो जमहूरी रास्ता नहीं था। उसकी कीमत है जो अदा की गई है, उससे सबक भी हासिल करना चाहिए। ये काम नौजवान नस्ल ने नहीं करना और इससे दूर रहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब जी। ये जो ग्लासेस वाले हैं, इनको माइक दे दिया जाए। जी आप खड़े हो जाए नशीस पे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम मोइन खान है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशल वर्कर के तौर पर काम कर रहा हूँ। सर, जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इसका इम्पैक्ट फॉरेन में बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी कनेक्ट हूँ और साथ मैं पीस पर भी कमेंट करता हूँ उस चैनल पर। सर, ये बात ये है, अगर हम इसी तरह अपने घर को बर्बाद करेंगे और घर को तरक्की नहीं देंगे तो क्या बैरूनी ममालिक हमारे साथ तलक़ात कायम करेंगे? सर, इससे ठीक है, पॉइंट 2 भी है। जी सर, पॉइंट 2। इसके अलावा सर, नौजवान इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ साथ स्टूडेंट के कुछ ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर है, मुस्तकबिल में कुछ बनना है, लेकिन मुल्क में ऐसी सूरत-ए-हाल बन चुकी हैं कि किसी को हुकूमत नहीं जा रही है। क्यों ना वो एक मेज़ पे बैठ कर खाना ना खाए ताकि अपने घर को आबाद रखें। ठीक है, आगे माइक दे दें उनको, का सवाल लेते। वैसे बच्चे ने बात ठीक की थी, आपको पसंद नहीं आई जी प्लीज। आपको नहीं, उसने कहा एक मेज पर बैठ के सब खाना खाएं तो मुल्क तरक्की करेगा। वो ठीक बात कर रहा था। आपको नहीं, बात कौमी हुकूमत की नहीं है। अपने इख्तलाफात रखते, मैं और हबीब अकरम, हमारे नजरियात एक नहीं है, हमारी सोच एक नहीं है, हमारा देखने का, चीज़ों को देखने का अंदाज एक नहीं है, लेकिन हम बेहतरीन दोस्त हैं। हम एक मेज पर बैठ के बात करते हैं। कह रहे हैं कि मिल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। मैं जो हबीब अकरम साहब सोचते हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, जो मैं सोचता हूँ उससे हबीब अकरम मुत्तफिक नहीं है, लेकिन हमारे ताल्लुकात, हम एक मेज पर नहीं बैठते, एक इदारे में काम नहीं करते, एक प्रोग्राम में इकट्ठे नहीं बैठते। ये उस सियासी जमात को भी सोचना है जो कहती है मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। ठीक, पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन साफ थे, शिफाफ थे या नहीं थे? नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं? नौजवान क्या सोच रहे हैं? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, फिर दिखाते हैं आपको। वेलकम बैक जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान शमीर है और मैं कम्युनिकेशन एंड मीडिया रिसर्च का स्टूडेंट हूँ। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि जब नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे तो उस वक्त टीवियों पर बेतहाशा अरबों रुपए फेंके गए, इश्तिहारात चलाए गए, इसके बाद तरह तरह के गाने रिलीज किए गए, उसके अलावा फंड्स दिए गए, आम पब्लिक में भी फेंके गए निगरान हुकूमत से लेकर, और फेंकने के बाद नवाज दो पाकिस्तान को, नवाज दो के नारे भी लगाए गए, पाकिस्तान को नवाज दो। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान को नवाज नहीं मिला। तो क्या नवाज का लंदन से पाकिस्तान में आने का मकसद सिर्फ यही था कि उसे एक मुतनाज़िया MNA बनाया जाए, ना कि वज़ीर आज़म बनाया जाए? क्या वो पाकिस्तान को नवाज अब क्यों नहीं मिला? और MNA बना भी है तो वो भी यास्मीन राशिद से हार कर बना है, तो मुतनाज़िया बना है सिर्फ MNA, वज़ीर आज़म क्यों नहीं बना? ये सवाल है मेरा, वज़ीर आज़म क्यों नहीं बना? इसका जवाब तो मुजम्मिल साहब ही दे सकते हैं।
कि पाकिस्तान को नवाज दो, क्या नवाज शरीफ साहब यहाँ वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे थे, क्या हुआ? इनका सवाल बुनियादी ये है कि वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने। एक पार्टी का लीडर है, उसने कहा कि अगर सादा अक्सरियत मिलेगी तो मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। ठीक है, अगर मखलूत हुकूमत होगी तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा। मैं नहीं सादा अक्सरियत के बगैर बनना चाहता। उनका सियासी फैसला है और मेरे ख्याल में अगर वो ये सियासी फैसला करते हैं तो उनका सियासी फैसला है। जहाँ तक उनकी दूसरी बात है कि वो मुतनाज़े MNA हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2018 में लाहौर की सीट पर ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो इमरान खान के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ा, वो फॉर्म 45 लेके फिर रहे थे कि मैं जीता हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी गए कि मैं जीता हुआ हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अदालत इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब जो नोटिफिकेशन हो गया है, ज़िमनी इंतखाब हुआ, उन्होंने हुमायूं अख्तर को टिकट दिया, साद रफीक ने हरा के परा मारा। तो ये मुतनाज़े MNA की बात हमें नई ना बताई जाए, ये हमने देखी है और अवाम इसका ज़िमनी इंतखाबात में ज़रूर फैसला कर लेंगे। ये लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात होनी है, उसमें वादे हो जाएगा। 2018 के ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान साहब अपनी छोड़ी हुई सीटें दोबारा नहीं जीत सके थे। डस्का का सबके सामने है, धुंध सामने है, तो चीज़ें वाजे हो जाती हैं, कोई बात नहीं। मैं 2-3 सवालात हैं फिर से लेके आया हूँ आपकी खिदमत में, तो मैं चाहूँगा कि हाथ बुलंद करके आप ज़रा ये भी हमें बता दें कि क्या ये इमरान खान साहब के फैसले दुरुस्त थे। सबसे पहला सवाल ये है कि असम्बलियाँ तोड़ना, असम्बलियों से बाहर आना, एहतजाज करना, क्या ये इमरान खान का फैसला दुरुस्त था आपके ख्याल में? जिनको लगता है ये फैसला गलत था वो हाथ खड़ा करें। ठीक है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाना, क्या इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त था? जिनको लगता है दुरुस्त था वो हाथ खड़ा करें। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाना चाहिए था, जिनको ये लगता है वो हाथ खड़ा करें। इमरान खान के फैसलों से लोग इख्तलाफ भी कर रहे हैं। मुझे आपने ये जो 2 सवाल पूछे और मुझे नौजवानों की, कि इसका मतलब ये है 8 फरवरी 2024 को जो वोट है वो बिला सोचे समझे नहीं पड़ा, पूरे सोच के साथ वोट पड़ा है। पाकिस्तान की कौन सी पार्टी का मंशूर आप किसी ने पढ़ा हो, किसका अच्छा मंशूर था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनको लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर अच्छा था वो हाथ खड़ा करें। जिनको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर अच्छा था वो हाथ खड़ा करें। और जिनको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर अच्छा था वो हाथ खड़ा करें। अब मैं आप सबसे पूछूंगा भी मंशूर में है क्या था? देखिए, ये बात मैं एक तरह वाजे करना चाहता हूँ। मंशूर, ये इलेक्शन जो है, आप सब लोगों ने डेफिनेटली मंशूर कहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, किसी ने नारों की सूरत में सुना होगा, पाकिस्तान को नवाज दो, मुल्क संभालो नवाज शरीफ, ये भी तो जुल्म का बदला वोट से। जुल्म का बदला वोट से। देखिए, अहम तरीन बात यह है कि इलेक्शन हमेशा फारूक साहब 2 सतह पे होते हैं। एक ऐसी जगह होती है जहां पे 2 compete कर रही होती हैं, पार्टियां आपस में मुकाबला कर रही होती हैं। एक कहती है हमने अच्छा किया, दूसरा कहती है हम अच्छा करेंगे, या पहले वाली कहती है हमने अच्छा किया, हम मजीद अच्छा करेंगे। वो परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है, जैसे कि इंडिया में लड़ा जाता है, जैसे आपने देखा अमेरिका में अब लड़ा जाएगा। पाकिस्तान में जो इलेक्शन है ये नैरेटिव की बुनियाद पे लड़ा गया है। आपका एक बुनियादी अखलाकी, सियासी और दस्तूरी उसूल है, और दूसरी तरफ ये है कि मोटरवे है, गैस है, बिजली है, पानी है, गली है, मोहल्ला है, नाली है। ठीक। तो लिहाजा आपका वोट जो है वो नैरेटिव की तरफ गया है। तो ये इन दोनों पार्टियों को मंशूर के एतबार से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नहीं, मेरा इस पे एक और जी, कि पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों ने अब एक लंबा इक़्तिदार कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने 10 साल मुसलसल KP में इक़्तिदार कर लिया है, पीपल्स पार्टी ने 15 साल सिंध में इक़्तिदार कर लिया है, और मुस्लिम लीग नून को 10 साल पंजाब में इक़्तिदार मिला था फिर बीच में। तो हमारे नौजवान को बयानिए की लड़ाई से बाहर लाना होगा। हमें उसको समझाना होगा कि दुनिया की जमहूरियत कारकर्दगी पे चलती है, बयानिए पे नहीं चलती। इसको बयानिए पे चलाना हमारी नौजवान नस्ल, हमारी कौम से दुश्मनी है। इसको कारकर्दगी पे लेके आएंगे तो जमहूरियत चलेगी, परफॉर्मेंस बेस्ड वोट बैंक होगा तो जमहूरियत चलेगी। ये कोई बहुत फ़ख्र की बात नहीं है कि हमारे लोगों ने बयानिए पे वोट डाला है। हमारे लोगों को कारकर्दगी पे वोट डालना चाहिए था, बयानिए पे नहीं डालना चाहिए था। सवाल करना चाहिए था
कि 10 साल में केपी में क्या है, 15 साल सिंध में क्या है, पंजाब में क्या है, मरकज़ की 4 साल की हुकूमत क्या है, उनकी 10 साल की हुकूमत क्या है। नहीं, मैं इसको पॉजिटिव एंगल से नहीं देखता। ठीक है, मुजम्मिल साहब का मशवरा बड़ा अच्छा है कि अगर आप नैरेटिव की बुनियाद पे वोट नहीं देना चाहते तो कारकर्दगी वाले खुद चुरा लेंगे। नहीं चुरा सकते, कारकर्दगी नजर आती है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं अच्छा। है। बयानियां छुपी हुई चीज है, उसके अंदर आपके सियासी मकासद छुपे हुए होते हैं। एब्सोल्युटली नॉट के पीछे अमेरिका में लॉबिंग फर्म भी हायर हुई होती है कि हमारे कोई तलकात बेहतर करा लिए जाएं। तो ये जो बयानिए के पीछे जो राज है ना, कौम उससे तो बेवकूफ बन सकती है, कारकर्दगी से नहीं बन सकती। इसीलिए बात कारकर्दगी से उल्टी जाती है ठीक है। कि कारकर्दगी पे नजर ना आ जाए कहीं। मैं ऑडियंस में खुद आ रहा हूँ। ये बताएं कि अगर आप इंजॉय कर रहे हैं आज के प्रोग्राम को तो क्लैपिंग करके बता दें। अच्छा सर, आप ये समझें कि अब मैं भी ऑडियंस में से हूं और आप लोगों से सवाल पूछूंगा, ठीक है? इधर से किसी का सवाल है? क्या नाम है आपका? क्या सवाल? मेरा क्वेश्चन ये है कि मुजम्मिल साहिब वर्दी साहब ने एक बात की है कि पाकिस्तान की आवाम जो है आज़ाद है, तो मैं ये सवाल करती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम आज़ाद कैसे है? हम हक़ की आवाज़ नहीं उठा सकते। हम अगर हक़ की आवाज़ उठाएं तो हमारी लोगों को कैद कर लिया जाता है, घरों में उनको धमकियाँ दी जाती हैं कि हम घरों में भी कैद कर लेंगे, लोगों को जुल्म ढाते हैं वो। हमारे खान को भी ऐसे ही, पाकिस्तान की आवाम खान के अलावा किसी इंसान को भी कबूल नहीं कर सकती। जी मुजम्मिल साहब, क्या पाकिस्तान के लोग आज़ाद हैं? खान के अलावा किसी को वो कह रहे हैं हम पसंद नहीं करेंगे। देखिए, ये इस बच्ची की जाती राय हो सकती है, और अगर ये आप कहें कि मैं देखिए, इस मुल्क में सब ने रहना है। हो सकता है कि कुछ लोग इस बात से मुत्तफिक ना हो, तो फिर क्या उनको मुल्क से निकाल दें, उनको पाबंद सलासल कर दें? आप कहें सब ने मुल्क में रहना है, मिलकर रहना है, एक के अलावा कोई कबूल नहीं। बेशक वोट से ही राय आप जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये अमूमी रवैया दुरुस्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब से है, क्योंकि सर मुझे लगता है कि आपके नज़दीक क्या पाकिस्तान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का हाल है वो आपने देख लिया है, और हमें चीज़ें बिगर पिक्चर में देखनी चाहिए बजाय इसके किसी की कारकर्दगी, और क्योंकि लाने और ले जाने वाले हाथ और हैं। ये बात समझ में आ गई है। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि हमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फ़र्क बहुत वाज़े रखना होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा ज़िंदा किसने किया? कौन आज भी अडियाला जेल से ये पुकार रहा है कि पिंडी वाले मुझसे बात नहीं कर रहे? वो किसी सियासी कुव्वत से बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पिंडी वालों के साथ आज भी वो एक फ़ोन कॉल पर अपनी बात तय करने के लिए तैयार है। मैं उसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानता। जब तक इस मुल्क की सियासी कुव्वतें एक मेज़ पर इकट्ठी नहीं होंगी, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त नहीं दी जा सकती। और वो जो सियासी कुव्वतों को तकसीम कर रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपसे सवालात करने के लिए लगता है स्टूडेंट्स आए ही आपसे बात करने के लिए, तो इस नौजवान का क्या सवाल है, पूछते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुजम्मिल साहब ने कहा कि किसी भी पार्टी को उसके बयाने की पर वोट नहीं देना चाहिए, जबकि उसके काम के ऊपर वोट देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है जो 16 माह की हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, तो उनका ऊपर कोई काम था या वो सिर्फ बयाना था? और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, पहले सवाल की दाद तो ले लो। ठीक है। और सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो हमारी यूथ थी वो देख रहे थे कि जो चीफ थे वो चेंज होंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, फिर हमें लगा कि हमारे जनरल इलेक्शन होंगे तो फिर स्टेबिलिटी आएगी। अब जो जनरल इलेक्शन हो गए, अब इतना दिन हो गए, हमारा वजीर आज़म ही नहीं सिलेक्ट हो पाया। देखिए, पहला सवाल था उनका कि 16 माह की कारकर्दगी। आप 16 माह की कारकर्दगी पे वोट डालें, मैं आपके साथ हूँ। आप बयानी पे वोट डालें, मुझे आपसे इख्तलाफ है। पहली बात, आप 4 साल की और 16 माह की कारकर्दगी का मुआजना करके वोट डालें। आप 10 साल और 15 साल की कारकर्दगी का मुआजना करके वोट डालें। आप उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का वोट मुआजना करके पंजाब में वोट डालें। हम आपके साथ हैं, कारकर्दगी पे वोट डालें, जिसको भी डालें। मैं कोई नहीं कहना चाहता आप किसको डालें किसको ना डालें। झूठे बयानिए पर वोट मत डालें। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं,
आपको पता होना चाहिए किसकी अमेरिका में लॉबिंग फर्म है और वो कहाँ दोस्ती भी पिंडी के साथ करना चाहता है, अमेरिका से भी करना चाहता है। आपको बहकाया जा रहा है। सिर्फ मेरा ये है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं। मैं इस पे एक ज़रा इजाफा करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली आप ये जो सवालात हो रहे हैं ये मेरे ही दिल में पैदा हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कनेक्शन है। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर जी कारकर्दगी पर मैं तो तिफले मकतब हूँ। हबीब अकरम साहब मेरे उस्तादों की जगह ये जो कारकर्दगी पर आपने वोट डालने का भी आप फरमा रहे हैं, जरा इन नौजवानों को ये बताएं कि अगर कारकर्दगी ही वोट के लिए या सियासी हमायत के लिए वाहिद पैमाना है तो कायदे आज़म को किस कारकर्दगी का वोट मिला? पाकिस्तान वोट की ताकत से बना है। एक सेकंड आप आगे इस बात को थोड़ा मजीद एक जुमले में मुझे फैलाने दीजिए। दुनिया एक सेकंड आप जनाब आप ही की गुफ्तगू है। मैं सिर्फ आपको ये वाजे करना चाहता हूँ कि आपने जो पैराडाइम सेट किया है वो मंतक पे तो कम से कम मेरी कम इल्मी के बायस मैं उसको मंतक के मुताबिक समझता, क्योंकि अगर सिर्फ कारकर्दगी को मान लिया जाए तो दुनिया में आज़ादी, जमहूरियत, हकूक बिल्कुल बेमानी अल्फाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सवाल ले लें ऑडियंस से प्लीज। अच्छा, मैं सर मुजम्मिल साहब की बात का जवाब दूंगा कि ये पढ़ी लिखी यूथ है। जैसा कि आपने कहा कि आपको पता होगा कि अमेरिका में किसकी लॉबिंग है। हमें पता है कि हुसैन हक्कानी को कौन फंड्स देता है, हमें पता है कि सजन जंदार को जाके कौन मिलता है, और हमें पता है कि रॉ के एजेंट्स यहाँ पे कौन थे, हमें पता है कि रॉ को फंडिंग यहाँ पे किससे होती है। और सर हबीब अकरम साहब से मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में हमेशा सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो हमेशा से इन क्वेश्चन रहे हैं। मेरे ख्याल से आप बेशक मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, खान साहब को जिस बात ने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है वो उनका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे होना है। सवाल का जवाब दे दें, जो सवाल का जवाब दें। देखिए, ये जो पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशन का मामला है इस पे हमें गौर करना चाहिए। यहाँ मुसीबत यह है कि पाकिस्तान में हमेशा हालात ऐसे रहते हैं कि गौर करने की बजाय जिस मसले पर गौर करके मुकालमा करके इसको हल होना है वो अल्टीमेटली कोई ना कोई सियासी मौक़िफ़ बन जाता है। जब सियासी मौक़िफ़ बन जाता है तो फिर किसी भी मसले को सुलझाना काफ़ी मुश्किल है। देखिए, ये फ़ौज हमारी फ़ौज है और हम इस फ़ौज के हैं। वो किसी से मौज़े तुंग से किसी ने पूछा कि ये फ़ौज क्या है, उन्हें कहा फ़ौज तो नेशन है, फ़ौज तो लोग हैं, और उसने कहा था आर्मी इज़ अ पीपल इन द यूनिफॉर्म। ठीक, बात यह है कि हम सब एक ही हैं। एक्चुअली हमारी गलतफहमियां बहुत डीप रूटेड हैं और ये ऐसा मसला है कि जिसको मेरा ख्याल है कि इस पे बड़ी संजीदगी से ये हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। ये शायद इस तरह की मजलिस में इसका जवाब देना मुझे लगता है कि शायद कुछ मुनासिब ना, मुश्किल भी हो जाएगा और ख़तरनाक भी हो जाएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। लोग पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो उन्होंने वोट कास्ट किया वो कहाँ पे गया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। दो से सवाल लेने हैं मैंने, एक ख़वातीन से और एक यहाँ से बॉयज़ से लेंगे। वो सबसे पीछे जो आप ग्रीन कपड़े वाले इनके पास ले जाए माइक, इसके बाद माइक बॉयज़ पे जाएगा और हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं क्योंकि मुजम्मिल साहब ने कहीं पहुंचना है, हबीब साहब ने पहुंचना है, तो कमिटमेंट थी हमारी कि हम इन्हें टाइम पे फ्री कर देंगे। अपना नाम बताएं, माइक जरा करीब रखें। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम छवाना का सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएस जूलॉजी। सर जी, जो इलेक्शंस हुए हैं इन्होंने प्रूव कर दिया कि अवाम की कोई औकात नहीं है। वोट को इज्जत देने वाले जो हैं वो लोटे बनाने में मसरूफ़ हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो PDM 2 बनने जा रही है ये कैसी लेवल पे इसका क्या स्टेटस होगा, क्योंकि इसको पब्लिक की सपोर्ट तो है नहीं, वो तो सबको पता है। और ये जो EVM है हमारे पड़ोस मुल्क में यूज़ की जा रही है और हम क्यों नहीं यूज़ करते, सिवाय PTI के हक को इसके अगेंस्ट है। वाई? ठीक है, दूसरा सवाल भी ले लें ताकि इसको फिर एक ही मुर्तबा वाइंड अप कर दें। जी, आप खड़े हो गए, जरा पूछे, करीब करें, दोबारा कोशिश करें। मेरा सवाल आप दोनों पैनलिस्ट से है
कि अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो ड्यूरिंग डिक्टेटरशिप रिजीम्स जितने भी पाकिस्तान में आए हैं उनमें पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की जीडीपी ने फ्लरिश किया है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि बजाय इसके कि हम इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ इस तरफ आएँ, हम बॉयज़ को ही मौका दें कि वो मुल्क चलाएं और वो मेरे ख्याल में इनसे बेहतर चला सकते हैं। तो आपका इस बारे में, और आप क्योंकि अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ आ रहे हैं तो मैं आप लोगों से सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो पाकिस्तान में ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो फेल हुई है, अगर आप लोगों के पास को अल्टरनेटिव या अमलगमेशन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी है तो वो हमें सजेस्ट कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। पहले वो जो बच्ची वाला सवाल था वो ये था कि वो तो लोटे बना रहे हैं, उसका आप जवाब दे दें, और दूसरा जो है कि डिक्टेटरशिप में पाकिस्तान के हालात ज़्यादा बेहतर रहते हैं, तो क्यों ना, वो भीड़ साहब से सवाल है, आप ज़रा पहले का जवाब दे दें। मेरे ख्याल में जो जिस जमात से जीता है उसे उस जमात में रहना चाहिए। लोटे बनाने का सिलसिला 2018 में हो, 13 में हो, हर दफ़ा ही बुरा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो 92 लोग अब जीते हैं उन सब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत कर ली है, और जो पीटीआई के भी 99% लोगों ने पंजाब में भी शमूलियत कर ली है। और जो लोग कह रहे थे कि ये 25,000 उधर चले जाएंगे, और मेरे ख्याल में वो नहीं हुआ है, और ये सेंस प्रिवेल किया है कि ये नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि लोटे बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बंद हो भी गई हैं। मैंने उनका अरूज 2018 में ज़रूर देखा है, जब लोटों से पंजाब की हुकूमत बनाई गई थी और जहांगीर तरीन के जहाज़ पर बनाई गई थी। जहांगीर तरीन के जहाज़ पर, आप मेरी बात समझे, सबको पता है, सबको पता है वो सब लोटे। आप मुझे बता दें। 16 से ड्राई क्लीनिंग की फैक्ट्री थी, टिकटों की वापसी थी, सब कुछ था। वो अंधेर नगरी भूली नहीं हुई, सबको याद है, धुंधली भी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लोटे बनाने की फैक्ट्री बंद हुई है, इस बार हमें 2024 के इंतखाबात के बाद उसमें कमी का रुझान नज़र आया है, पीटीआई के आज़ाद अरकान सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं, तो ये पॉजिटिव बात है, मैं इसको नेगेटिव नहीं देखता। बहुत शुक्रिया। दूसरे सवाल का जवाब सिर्फ एक थोड़ी सी एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये जो लोटे बनाए गए 2018 में, ये बड़ी बात चलती है और एक बिल्कुल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी जाती है। अगर आप किसी से पूछें वो कितने लोग थे, कितने नाम थे, तो आपको आमतौर पे खामोशी मिलती है। आप ज़रा उन दिनों की अखबारें उठा के देख लें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट्स को ज्वाइन किया था। उनमें से कोई एक भी लोटा नहीं था, कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जिसने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हुआ। आज़ाद लोग हैं। आज़ाद, खालिसतन आज़ाद जो जीत के आए हुए थे वो थे। अच्छा खैर, सवाल था कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है, बेहतरी नज़र आती है, आप ये समझते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, इसमें आपको दो चीज़ें मिला के देखनी चाहिए कि पाकिस्तान में 4 मुख्तलिफ औकात में डिक्टेटरशिप्स आई हैं। उसमें जो 3 डिक्टेटरशिप्स हैं उनके बारे में आप ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि सिवाय याहिया खान के, जनरल याहिया खान के दौर में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन तीनों मौके पे अगर आप देखें तो अब उसका आपको तहरीरी एविडेंस भी हर चीज़ का मौजूद है, बल्कि तहरीरी एतराफ़ भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप जनरल अयूब खान की नोट्स और किताबें छप चुकी हैं, आप वो देख लीजिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक किताब लिखी है, वो देख लीजिए। जनरल ज़ियाउल हक ने कोई किताब नहीं लिखी थी, लेकिन उनके साथियों ने कई किताबें लिखी हैं। इन तमाम किताबों में एक एतराफ़ है, और वो ये है कि हमें उस दौर में अमेरिका से उसकी सियासी हमायत या उसकी फ़ौजी हमायत के बदले में डॉलर मिलते थे, और वो डॉलर पाकिस्तान के अंदर एक मसनूई सी खुशहाली पैदा कर देते थे, जिसके नतीजे में आपको जीडीपी का नंबर कुछ बड़ा हुआ महसूस होता है। लेकिन अमली तौर पर अगर आप देखें तो उसमें कुछ लोगों ने बहुत पैसा बनाया होता है, लेकिन आम लोगों का भुरकस निकल चुका होता है। तो लिहाजा एक तो ये नंबर आप जहन में रखें। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी के हवाले से आज तक सिर्फ 2 ओरिजिनल थॉट्स आई हैं, 2 ओरिजिनल थॉट्स आई इकॉनमी के हवाले से, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। एक ओरिजिनल थॉट थी, आप उससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, वो थी जुल्फ़कार अली भुट्टो की। जुल्फ़कार अली भुट्टो का ख्याल ये था कि हम बड़े बड़े कारखानों को नेशनलाइज कर लें, इसके नतीजे में हम पाकिस्तान में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कर लेंगे और पाकिस्तान की प्रोडक्शन बढ़ेगी। ये तजर्बा नाकाम हुआ
या कामयाब हुआ, इसके क्या असरात हुए, इससे कतई नज़र, लेकिन ये खालिसतन पाकिस्तान के अंदर लिया जाने वाला फैसला था। उसके बाद दूसरा फैसला जिसके बारे में मैं कुछ वाउच फॉर कर सकता हूं, वो मुझे पता है 2021 में लिया गया। जब कोविड खत्म हुआ तो इमरान खान साहब ने यहां लाहौर में ही एक सनतकारों की मीटिंग में एक एतराफ़ किया और एक अज़्म। एतराफ़ ये किया, उन्होंने कहा कि जब मैं आया था तो मैंने जो पहली इम्यूनिटी दी, टैक्स इम्यूनिटी, वो मैंने दी रियल एस्टेट पे, जो मुझे नहीं देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि मुझे कारखाना लगाने पे टैक्स इम्यूनिटी देनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान सिर्फ इसी सूरत में आगे बढ़ सकता है जब हम अपने डोमेस्टिक रिसोर्स, अपने आप को, अपना रुपया अपने हाथ पांव चलाएं, पाकिस्तान के अंदर वेल्थ क्रिएशन करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और आखिर में मैं ये भी कहूँ कि जो इस पॉलिटिकल थॉट को, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि अभी हमें पता है कि इस हुकूमत ने आते ही IMF के पास जाना है, लेकिन जो जेल से पैगाम आया है वो क्या है? वो ये है कि IMF के पास तो जाना बाद में सोचेंगे, पहले ये सोचें कि खुद क्या करना है। जेल से पैगाम, ये जेल से पाने वाला पैगाम। तो गोया ये है ओरिजिनल थॉट जिससे आप इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन बहरहाल ये दो ही वाक़यात मेरी नज़र में। मैं इसमें समझता हूँ कि पाकिस्तान के आज जो माशी मसाइल हैं उनमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जो ब्लैक होल्स हैं, इकोनॉमिक ब्लैक होल्स के, PIA या पाकिस्तान रह लेगा या PIA रह लेगी, कर्जा इतना बढ़ गया। ट्रू, हम दो चीज़ें नहीं इकट्ठी चला सकते, या PIA चला लेंगे 2030 में या पाकिस्तान चल जाएगा, क्योंकि कर्जा पाकिस्तान के बराबर ही हो गया PIA का। हम स्टील मिल का कर्जा हमारी इस्तात से बाहर हो गया, रेलवे हमारी इस्तात से बाहर हो गई, स्टेट ओन फर्स्ट वुमेन बैंक हमने बनाया, लॉस हो गया। सरकार का काम नहीं है कारोबार करना। पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है। जितने कारोबार सरकार के हैं वो सरकार को बेच देने चाहिए। हमने 90s में प्राइवेटाइजेशन शुरू की, ये सारे बैंक्स प्राइवेटाइज कर दिए जो सरकार की मिल्कियत थे। आज आप उन बैंक्स को फ्लरिश करता देख लें क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में है। उसके बाद नैब पड़ गई, लोगों पर केसेस पड़ गए और इस मुल्क में किसी ने प्राइवेटाइजेशन को हाथ नहीं लगाया। हम आज कोई PIA बेचने को तैयार नहीं, हर महीने खसारा करने को तैयार हैं। लोग कहते हैं 1 रुपये में दे दो, जान छुड़ा लो। बात यह है कि हमें यकीनन जो हमारी इकोनॉमिक ब्लैक होल्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए नेशनल कंसेंसस चाहिए, और वो नेशनल कंसेंसस जब तक नहीं होगा पाकिस्तान इस माशी गिरदाब से नहीं निकल सकता। पाकिस्तान इस तरह से जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे ये सोच कि हमने इन मसाइल से कैसे निकलना है, तब तक पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं पाएगा। और आज का जो ये डिबेट थी, आप लोगों के सवालात थे, वो भी इसीलिए थे कि सोचा जाए कि पाकिस्तान देखा जाए और सोचा जाए कि पाकिस्तान की यूथ क्या सोच रही है, पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आगे उम्मीद तो अच्छी की रखनी चाहिए और ये हुकूमत या जो भी हमारे फैसले करते हैं वो आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस नाउमीदी मायूसी की दलदल से बाहर निकालें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े और हम लोग भी आगे बढ़ें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पैनलिस्ट जनाब हबीब अकरम साहब, मुजम्मल सरवर्दी साहब और ख़ास तौर पर पंजाब स्टूडेंट कौंसिल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम मुमकिन हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी का क्राउड था और इनके ये अवाम की अदालत में आज बैठे हुए थे। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, क्लैप करके मुझे बता दें कि आपको अच्छा लगा या कैसा लगा। तो मैं अपने मेहमानों के साथ आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत से लोगों के सवालात हम नहीं ले सके क्योंकि इनके पास वक्त की किल्लत थी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। हम इस प्रोग्राम का यहाँ पे इख्तिताम करें। अल्लाह हाफिज़।